कल मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान ने जातियां नहीं बनाई, जातियों को बनाने वाले पंडित हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी तो वहीं इसके कई सारे मायने भी निकाले जाने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। मोहन भागवत के बयान के राजनीतिक की मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए आज हमने 3 लोगों से मुलाकात की, जिनमें से प्रथम थे वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे। दूसरी बातचीत हमने की राजनीतिक विश्लेषक एवं दलित चिंतक के रूप में जाने जाते हैं गौतम राणे सागर से। और तीसरी मुलाकात हमने की जो संघ के विचारों से ताल्लुक़ रखते हैं राष्ट्र धर्म पत्रिका के सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी से। तीनों के विचार अलग अलग हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे का बयान सुनिए। मोहन मधुकर भागवत जी आदरणीय, ये खुद ही चित्पावन ब्राह्मण है, चित्पावन पंडित है महाराष्ट्र के, बड़ी प्रतिष्ठित वर्ग आता है ये। लेकिन जो इनका नाम है मोहन भी है, नाम में भागवत भी है, लेकिन इन्होंने जो डायलॉग ये दिया है ये बिल्कुल महाभारत टाइप का डायलॉग दिया है, जो इनको शोभा नहीं देता। इनके ऐसे पद कद के आदमी को ये डायलॉग, स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप के, लपोकी टाइप के लोग ये डायलॉग दें, इस टाइप की बातें करें जो समाज को गलत संदेश देती हूँ। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य और मोहन भागवत के ये उन्होंने रामायण के लिए कहा, मानस के लिए कहा, 600 साल बाद ज्ञान आया इनको अब ज्ञान आ रहा है। इनको भी इतने साल तक ये क्या कर रहे थे, इतने साल तक क्या कर रहे थे? क्या इनको अभी तक नहीं खबर थी कि पंडितों ने बनाया है? देखिए, पंडित का मतलब सीधे सीधे प्रथम दृष्टया माना जाता है कि ये ब्राह्मण है। लोग कहते थे गांव देहात में, आज परंपरा चली आ रही, पंडित पढ़ा, पढ़ी पाँव लगी, पंडित जय हो, और उसी हिसाब से आशीर्वाद भी मिलता है। मोहन भागवत जी का यह बयान जो क्या जातीय जनगणना की उठती मांग को रोक पाएगा? पहले तो मैं आदरणीय मोहन भागवत जी को एक सलाह दे दूँ, विनम्र सलाह, कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण के साथ साथ 4 आश्रम भी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। अब इनको संन्यास आश्रम की तरफ सोचना चाहिए। ये जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, तो जैसे इनके अनुज मोदी जी कई कहते हैं कि मैं गुफा में गया, हिमालय गया, तपस्या की, तो अब इनका भी समय गुफा में जाके तपस्या करने का आ गया है। अब ये Z+ में लेके, सुरक्षा में लेके, जो ये सब, तो ये अब इनको सारा सब चिंतन, आत्मचिंतन करना चाहिए। गणना हो तो वर्ण की गणना हो, जातियों की गणना क्यों हो रही है? और जातियों में भी 1-2 जातियां नहीं हैं, पूरे देश में देख ली जाए तो हजारों जातियां हैं। फिर अगर जातियों की बात आ रही है तो फिर ये संविधान में अगर सब पंडितों ने किया है तो संविधान में आरक्षण फिर किसने दिया है? सारा कुछ अगर पंडितों का ही बिखेरा हुआ है रहता कि उन्होंने जाति बना दी, इन्होंने ये बता दिया, उन्होंने सब रामायण गलत लिख दी, तो फिर ये संविधान जो लिखा गया है हमारे देश का, जो पवित्र संविधान है, इसमें जो ये दिया गया, ये सब किसने किया है? आरक्षण व्यवस्था किसने करी है? ये मोहन भागवत कहें, इस चीज़ को कहें, भी तो ब्राह्मण हैं कि अब इस देश में जो है ये ब्राह्मणों ने आरक्षण दिया है क्या? ब्राह्मण तो खुद ही आरक्षण की तरफ रहा है। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की बातें जब कोई बड़े उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो उसको सोचने से पहले, और फिर वोट की राजनीति कौन कौन करेगा? वोट की राजनीति शाह जी भी करेंगे, मंदिर की तारीख बताएंगे होम मिनिस्टर होने के बाद भी। वोट की राजनीति मोदी जी करेंगे, पिछड़ा वर्ग की राजनीति, और वोट की राजनीति भागवत जी भी करेंगे। तो फिर ये हिंदू की राजनीति फिर कौन करेगा? फिर समाज की राजनीति कौन करेगा? देश की राजनीति कौन करेगा? मोहन भागवत जी को चाहिए कि देश के विकास की राजनीति करें। मोहन भागवत जी बताएं कि दधीच ने अपनी हड्डियां चटवा दी थी, गाय से काल चटवा दिया था कि असुरों को नाश के लिए वज्र बना था। इसके लिए भी तो मोहन भागवत बताएं। मोहन भागवत बताएं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य सम्राट बना दिया था, राज्य सौंप दिया था चटाई और दरी में बैठ के। मोहन भागवत ये भी बताएं। फिर मोहन भागवत के कई बयान ऐसे आए हैं जिनके आदरणीय के कि जिसमें साफ साफ राजनीति की वो आती है, और फिर अपरोक्ष रूप से राजनीति ही तो कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप से राजनीति ही तो कर रहे हैं। कौन कहता है? इनका आरक्षण भी बयान आया था पिछले चुनाव में, इनका ये बयान आ गया। ये इलेक्शन से पहले ऐसे बयान आ जाते हैं, इलेक्शन से पहले ऐसे बयान आते हैं। ये बयान बाकायदा सोची समझी राजनीति रणनीति का हिस्सा है।
मोदी जी कहते हैं कि इनसे ये आप बयान दीजिए, ये इनसे कहते हैं कि आप ये बयान दीजिए। तो अलग अलग बयानों के चक्कर में इस देश का बयाना हुआ जा रहा है। इस देश का बयाना ये हो जा रहा है कि एकदम से 7 साल में जो आदमी वर्ल्ड का नंबर 2 हो गया था, आज 20 पे आ गया। इनकी ये बयानों के चक्कर में तो हो रहा है। और वहाँ पर आज़ादी के 75 साल जहाँ मनाए जा रहे हों, वहाँ पर इतने बड़े कद पद का आदमी ये भाषा, ये बयान, ये डायलॉग, ये चिंतन, ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। इनको अपना खुद को सोचना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इनको ये बयान अपना वापस लेना चाहिए, तत्काल वापस लेना चाहिए। जब इन बयानों में वोटों की राजनीति है तो मोहन भागवत जी के इस बयान से किन वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? अभी ये कहना, देखिए अभी तो उन्होंने ब्राह्मण पे ही बोला, पंडित मतलब ब्राह्मण, पंडितों ने किया है। पंडितों ने तो फिर देखिए, जो अभी ध्रुवीकरण की मैं राजनीति इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि अभी जाति जनगणना की जो बात आवाज उठ रही है उसके बीच में इनका ये ज्ञान आ गया है। इस ज्ञान के में अभी और भी तो पार्टियां हैं ना, और भी तो नेता हैं अलग अलग उसके विचारधारा के, धारा के, जाति के, उसके, तो वो भी तो सोचेंगे। क्या इस बयान से ब्राह्मणों की उपेक्षा भी है राजनीति में? देखिए, ब्राह्मणों की उपेक्षा कौन, ये ब्राह्मण होकर तो आज इस पद पे पहुंचे, प्रमुख है, चीफ है आज संघ के। ब्राह्मणों की वो तो है, और ब्राह्मणों की उपेक्षा कोई नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण अपने आप में इतना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है कि उसकी उपेक्षा क्या करोगे? ज्ञान उसी से लोगे, आशीर्वाद उसी से लोगे। जब ज्ञान और आशीर्वाद उससे लोगे तो उपेक्षा कैसे कर पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं मोहन भागवत जी जो छद्म पंडित होते हैं, यानी कि सिर्फ बनावटी पंडित होते हैं, उनकी ओर तो इशारा नहीं कर रहे कि अपने तो उनको खुल के बोलना चाहिए। उनको खुल के, उन्होंने तो खाली पंडित कहा है। अब छद्म कहते हैं कि छद्म पंडित, जैसे छद्म साधु भी तो हैं, आसाराम हैं, राम रहीम है, छद्म साधु भी तो होते हैं। तमाम इस टाइप के इस देश में कितने, हर धर्म, हर वर्ग में छद्म साधु हैं, छद्म पंडित है, छद्म ज्ञानी है, छद्म नेता भी तो हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। छद्म नेता भी तो है। मोहन भागवत कहें कि इस देश को छद्म पंडितों ने, छद्म ब्राह्मणों ने, छद्म नेताओं ने, छद्म ज्ञानियों ने, छद्म उद्योगों ने बर्बाद किया है, वो भी तो कहें ना। फिर ऐसे कहें, विस्तार से बताएं ना। ये तो जिस पद पे बैठे इनका तो सांस लेना भी खबर बन जाती है कि इन्होंने आज 2 मिनट बाद सांस ली। तो ये जो जब ये इसकी इस लेवल पे खबर थी, ये और भी तो ज्ञान दें। काहे इतने पे कहकर रुक गए? अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से मुकाबला कर रहे हो मोहन जी, तो इनको शुभकामनाएं, बधाई अर्पित करता हूं मैं। वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे ने कहा कि मोहन भागवत खुद ब्राह्मण हैं, तो ऐसे में वो ये बयान कैसे दे सकते हैं? तो वहीं जो पंडित शब्द का मोहन भागवत ने प्रयोग किया, उसके साफ साफ मायने हैं। अगर हमारे गांव क्षेत्र, हमारी संस्कृति में देखा जाए तो सीधे तौर पर ये कहा जाता है, ये मतलब निकाला जाता है और रहा है कि पंडित ब्राह्मण है और ब्राह्मण पंडित। क्योंकि आम प्रचलन की बात उन्होंने कही कि जैसे गांव में कहा जाता है कि पंडित जी पाए लागे। तो जब हम किसी चीज़ के लिए, हर बात के लिए पंडित जी के पास जाते हैं, तो ऐसे में पंडित के ऊपर ये परोक्ष रूप से सवाल खड़ा करना लाजमी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी नसीहत भी दे डाली मोहन भागवत जी को। उन्होंने कहा कि अब मोहन भागवत जी को वर्णाश्रम के तहत संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनको भोग नहीं करना चाहिए, जेड+ सुरक्षा जैसी सुविधाओं को नहीं उठाना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान आया कि जो जाति व्यवस्था है उसको भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। क्या है इसके राजनीतिक मायने? हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि अपनी बनाई हुई दुनिया को उजाड़ने की किसी को छूट देगा। अपना जो सबसे खूबसूरत उसका प्रदर्शन रहा होगा, वो मनुष्यों को बनाने पे खुश हुआ होगा। उसमें जात विभेद इस पर कर ही नहीं सकता। हम तो बार बार कह रहे थे इस बात को। चलिए, मोहन भागवत जी की नींद खुली, जब नींद खुले तभी सवेरा। माना जाता है कि जितने भी धर्म हैं 3 स्तंभ पे टिके होते हैं: इंसान, शैतान और भगवान। और जब उसके आप गूढ़ में जाइए, पूरा विश्लेषण करिए, तो पता चलता है कि इंसानों का शोषण करने के लिए ही शैतानों ने भगवान शब्द को गढ़ा और उसके डर को बताया। अच्छा है, मोहन भागवत जी का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर हमें अफसोस रहेगा
उन्हें ये कहना चाहिए था कि ब्राह्मणों ने बनाया है। पंडित किसी जाति से संबंध नहीं रखता, वो ज्ञान से संबंध रखता है। इस बात में जो उन्होंने अपना छल घुसेड़ा, अपना प्रपंच घुसेड़ा है, वहाँ जरूर एतराज है हमें। लेकिन अमूमन तो ये माना जाता है, जो बचपन से अपने यहाँ पे संस्कृत और शैली में लोग देखते हैं, पंडित ब्राह्मण को ही मानते हैं कि वो वही पंडित जी पाए लागे, पंडित जी ये, पंडित जी वो। हाँ, तो यही अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ब्राह्मणों ने ही बनाया है, और ब्राह्मणों ने अपने आप को पूजनीय बनाने के लिए पंडित जी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि पंडित जी का मतलब होता है कि जो गुरु हो, जो शिक्षक हो, जो शिक्षा देता हो, उसका मतलब होता है जो ज्ञानवान है, ऊर्जावान है, और ख़ास तौर से जो समाज में विभेद है उसको ख़त्म करने की सीख दे। तो जब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं उसको पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण, देखिए, ब्राह्मण एक इतना सातिर खिलाड़ी है, तो सातिर जाति होती है कि वो समझ जाती है इशारा क्या है। उनको पता है कि मोहन भागवत जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बहुत अंतर है। तो क्या ये जाति जो जनगणना की बात उठ रही है, सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए चीज़ कही? देखिए, हम इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम लोग एक गले के आदमी हैं, एक गले से बात करते हैं। ये लोग दो गले वाले लोग हैं। तो जो बात इनकी होती है, अब आप समझ जाइए क्या होगा जब दो गले से बात निकलेगी, तो कौन सी बात होगी ये आप बेहतर समझ लीजिए। हाँ, ये सच्ची बात है कि 1931 में जो जाति जनगणना हुई, उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन सबको दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। तो 2011 में भी जाति जनगणना हुई, बहुत साफ सुथरी नहीं थी, बहुत पारदर्शी नहीं थी। बावजूद उसके आधार पे जो शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% मानी जाती थी सॉरी, वो शेड्यूल कास्ट की आबादी 17.6% पे आ गई थी। क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या वर्ण की जनगणना? देखिए, जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है, जाति जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पता तो चले किसकी संख्या, जनसंख्या कितनी है। और दूसरे वर्ण की बात की जा रही है, चूँकि 6743 जातियों में एक बड़े समाज को विभक्त किया गया है। अगर वह समाज वर्ण के आधार पे इकट्ठा होना शुरू कर देगा तो बेहतर बात है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको रिजर्वेशन से बड़ी तकलीफ है तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण को, ब्राह्मण का जब जात सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसको वर्ण का सर्टिफिकेट आप देते हो, ब्राह्मण लिखते हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय लिखते हो, वैश्य को वैश्य लिखते हो। उसी तरह जो शूद्र है जिसको आप सर्टिफिकेट इशू करते हो, तो फिर उसकी जातियों उपजातियों का मत लिखो, सिर्फ शूद्र का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दो। फिर देखिए कमाल क्या होता है। चार जो है वो गौतम राणे सागर का जो आप सुन रहे थे, गौतम राणे सागर का साफ कहना है कि मोहन भागवत ने जो कहा वो बहुत सही बात कही, भले ही देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हालांकि उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया पंडित, हम पंडित शब्द से सहमत नहीं है, ये कहा गौतम राणे सागर ने। पंडित शब्द से सहमत नहीं है कि पीछे उनका लॉजिक था कि पंडित जो है वो उसका जो शब्द का पर्याय है वो काफ़ी ब्रॉड है। लेकिन अगर हम बात करें जो पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति पंडित हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण जो है, जिस तरह से लड़ाई आज चल रही है ब्राह्मण बनाम ओबीसी SC ST की यानी जातिगत की, तो वैसे में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ना करके मोहन भागवत ने छल किया। भागवत जी का इस कथन जो है वो आज के लौकिक जगत में समझने के लिए है। उसे जितनी गहराई से समझा जाएगा उतना ही उसका अच्छा महत्व सामने आएगा। ईश्वर का विधान और प्रकृति का विधान ये शाश्वत है और मानव का विधान परिस्थिति जन्य है। जैसे सरकार कानून बनाती है तो वो लौकिक कानून है, समाज उस कानून से चलता है। एक है शास्त्र दृष्टि और एक है समाज दृष्टि। सभी जो अंतर और विरोध दिखाई पड़ता है ये भौतिक दृष्टि का है। अंतर विरोध सर एक और आया कि पंडित
जो शब्द का जो प्रयोग किया मोहन भागवत जी ने, उसमें से अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ ब्राह्मण नहीं कहा। इसके पीछे की जो राजनीति है, उसमें से राजनीति चलने लगी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित हो रहा था राजनीति में, उसको क्या वो और बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, ये तो समाज के समझने का है, और ख़ास तौर से राजनेताओं का और पत्रकार बंधुओं का। पांडित्य किसी विषय में जिन्होंने संविधान की रचना की, वो संविधान रचना के पांडित्य उनमें था तभी तो की। कानून की रचना होती है, विज्ञान में कोई विषय आता है तो उसके जब उसमें उनको पांडित्य हासिल होगा तभी वो करेंगे। तो इसीलिए किसी विशेष ज्ञान को जानने वाले को पंडित कहा जाता रहा। यानी कि समाज को बांटा है वो पढ़े लिखे लोगों ने समाज को बांटा है। पढ़ा लिखा एक अलग बात और ज्ञान एक अलग बात। बांटने का काम तो राजनीति का है, समाज नीति का नहीं है। समाज बांटता नहीं है, समाज एक दूसरे का पूरक है। और जब समाज एक दूसरे का पूरक है तो उस पूरकता के लिए सभी काम करेंगे तो ठीक रहेगा। संघ भी राष्ट्र की बात करता है, तो राष्ट्र की बात में एक वेद सूक्त है, ऋग्वेद का और अथर्ववेद का। उसमें कहा, अहम संगमनी वशुनाम चितिस्यु यज्ञान। हम ही राष्ट्र हैं। कौन कह रहा है? भगवती कह रही, मानी प्रकृति कह रही। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। तो प्रकृति जो है वही राष्ट्र है। तो राष्ट्र में केवल मनुष्य थोड़ा ही है, मनुष्य का सहयोगी प्रकृति भी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी कुछ है। तो इसलिए जिसको समग्र दृष्टि होगी और सभी एक दूसरे के उपयोगी हैं, उसमें ऊंच नीच की बात कहाँ आती है? और समझना चाहेंगे, जो मोहन भागवत जी ने शब्द यूज किया पंडित, आखिर उनके जो विचार से एक पंडित कौन है? ऐसा है, ये तो भागवत जी ही से आप पूछिए, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उनका कथन वो बहुत ही दार्शनिक, महत्वपूर्ण और समझने के लिए है कि हम भौतिक दृष्टि से जिनको विद्वान समझते हैं वो क्या उतने ही आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्तर के हैं जिनके अंदर संभाव हो? और अगर नहीं है तो फिर कैसे कहा जा सकता है? एक विद्वान ने भी मंत्री जी भी हैं, एक कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अर्थ निकाला चंद्रशेखर जी ने, तो वह उनकी विद्वता के लिए क्या कहा जाए। और वही नहीं, तमाम इस समय बहुत अपनी विद्वता दिखा रहे हैं। अच्छा, और चल रही है जाति जनगणना की। इस मोहन भागवत जी के बयान पे एक ये भी प्रश्न उठने लगा है कि कहीं ये जातीय जनगणना को डाइवर्ट करने के लिए तो बयान नहीं। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का यह है कि यह देश समग्र विचार करता था, अब कंपार्टमेंटल विचार होने लगा। जब आप जनगणना करा ही रहे हो तो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, ज्ञान, पराज्ञान, इस सबकी कराइए ना। और जब सबकी कराओगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि समाज कहाँ है और हम सरकार कहाँ है और राजनीति कहाँ है। जाति गणना से केवल राजनीतिक लाभ के लिए है कि समाज को और जातियों को अपलिफ्ट करने के लिए है। अगर जातियों में कमी है, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, तो उसके उन्नयन के लिए हमें जब सही इन्फॉर्मेशन होगी तो हम पॉलिसी सही बनाएंगे, एग्जीक्यूशन सही होगा। और किसी भी काम को करने के लिए लोकतंत्र में जन भागीदारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। सरकार हमेशा करप्शन और डिक्टेटरशिप, ये दो बातें जो हैं सरकार के लिए मायने रखती हैं, जो आजकल हो ही रहा है। तो अगर समाज के लिए काम करना तो समाज को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। लेकिन अमूमन ये होता है कि उसको जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बहुत दबी कुचली जाती हैं, उनको उठाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं दी गई। देखिए, आरक्षण शब्द से मैं अपना व्यक्तिगत सहमत नहीं हूँ, ये विवाद उत्पन्न करता है। भारतीय संस्कृति में संरक्षण है,
परिवार में कोई बीमार है, कमज़ोर है, अपाहिज है, तो उसके लिए परिवार विशेष व्यवस्था करता है और उसको संरक्षण देता है। समाज में जो कमज़ोर हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता है और संरक्षण में कोई विवाद नहीं होता है, भाव होता है, कर्तव्य होता है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से ये चीज आरक्षण के सापेक्ष आप संरक्षण की बात कही, वो संरक्षण ही है। ये संविधान ने संरक्षण देने के लिए ही कहा, भाषा का प्रयोग ठीक करें, भाव ठीक रखें, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। हुआ क्या, आरक्षण तो उनको भी दिया गया था जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया था, उनके बेटे को दिया, फिर उनके बेटे के बेटे को दिया। तो इसके कारण जो है उन्होंने आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि हमको आरक्षण मिले, उन्होंने इसलिए किया था कि देश स्वतंत्र हो। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से उसको लाभ लेने के लिए लिया, तो जो पॉलिटिकल लाभ लेने की प्रकृति है उसके कारण ये संकट पैदा होता है। वास्तव में जो समाज उपेक्षित है, जो समाज कमज़ोर है, जो समाज को आर्थिक शैक्षिक सहायता चाहिए वो उतनी नहीं मिल पा रही, तो उसमें सहभागिता समाज भी करे। सरकार के बूते अकेले कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं तीनों जो मनीषी हैं उनके विचारों के मर्म की। मोहन भागवत के बयान को लेकर आपने जो एक तरफ जो वरिष्ठ पत्रकार है, दूसरी तरफ जो संघ के विचारों से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उनको मानने वाले हैं, उनसे सहमति व्यक्त करते हैं, तो तीसरे दलित चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजनीति चल रही है बंटवारे की, जातियों में बांटने की, विभक्त करने की, वो वाकई में देश हित में नहीं है। कहीं न कहीं पिछड़ेपन के पीछे ये एक बड़ा कारण रहा है जो बंटवारे की बात करता है। निगेटिव राजनीति चल रही है जो कि हितकारी नहीं है।